गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सांख्यिकी में सांख्यिकी की क्या लिमिटेशंस हैं, क्योंकि किसी भी विषय के बारे में जब अपन जानकारी लेते हैं तो यह भी ध्यान रहना चाहिए कि उस विषय के बारे में क्या सीमाएं हैं। उन सीमाओं में रहकर अपना जो भी कार्य विश्लेषण है वो करना चाहिए। तो सांख्यिकी का क्षेत्र बहुत व्यापक है। सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग किसी भी ऐसे क्षेत्र में किया जा सकता है जहाँ समस्याओं का आंकिक अध्ययन करना आवश्यक है, नम्रिकल। क्योंकि सांख्यिकीय जो है संख्यात्मक तथ्यों का विश्लेषण करता है। तो इस आधार पर अगर अपन ये देखें कि सांख्यिकी में क्या कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको अपने को हमेशा ध्यान में रखकर जो इस विषय के बारे में अध्ययन करना चाहिए, उसमें सबसे पहली जो लिमिटेशंस है कि सांख्यिकी किसी समस्या के केवल आंकिक अथवा परिणात्मक स्वरूप का ही अध्ययन करती है, नंबरिकल और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्योंकि एक जो एस्पेक्ट होता है गुण संबंध, उसका अध्ययन सांख्यिकी नहीं कर पाता है। क्योंकि कोई भी जो तथ्य है वो या तो वर्णात्मक होता है या संख्यात्मक। तो सांख्यिकी के लिए संख्यात्मक है। तो जो वर्णात्मक तथ्यों पर आधारित जो विश्लेषण है या जो भी शोध है वो इस सांख्यिकी में संभव नहीं है। इसलिए बाउले ने सही लिखा है कि अधिक से अधिक समंक किसी समस्या के संख्यात्मक अंक को ही माप सकते हैं, जबकि प्राय इन्हें इच्छित तथ्यों के स्थान पर संबंधित मात्रा को माप कर ही संतोष करना पड़ता है। जैसे अपन उत्पादन, बिक्री, आय, आयु, इनको तो अपन सांख्यिकीय के रूप में अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन सुंदरता, न्याय, मित्रता, सभ्यता, बुद्धिमानिता, इन समस्याओं का अध्ययन सांख्यिकी में संभव नहीं है। दूसरी लिमिटेशंस क्या है? सांख्यिकीय समूह का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। सांख्यिकी का जो अध्ययन है उसमें विशेषता है कि किसी विशेष इकाई को लेकर उसके व्यक्तिगत गुणों का विवेचन नहीं किया जाता है, बल्कि एक सामूहिक रूप से उसका अध्ययन किया जाता है, जिसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि यदि कोई एक अनुसंधान में किसी गांव की प्रति इकाई औसत वार्षिक आय में अगर गत वर्ष में 20% की वृद्धि हुई है, तो इसका आशय ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय में 20% वृद्धि हुई है। यानी ये व्यक्तिगत इकाइयों पर आधारित निष्कर्ष नहीं हो सकते हैं, सामूहिक निष्कर्ष हो सकते हैं। तीसरी जो लिमिटेशंस है कि संदर्भ रहित विश्लेषण एवं निर्वचन की स्थिति में सांख्यिकी निष्कर्ष असत्य व भ्रामक सिद्ध हो सकते हैं। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स में बी मिसलीडिंग एंड एम्बिगुअस इफ एनालाइज्ड विदाउट प्रॉपर कंटेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो सांख्यिकीय निष्कर्ष जिन परिस्थितियों में निकाले जाते हैं उनका अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। यदि सांख्यिकी विवेचन से प्राप्त निष्कर्षों पर अगर आंख मीच कर विश्वास कर लिया जाए तो भ्रमपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल देखें कि अगर मान लीजिए किसी एक विद्यार्थी के मार्क्स जो है 3 परीक्षाओं में 70%, 60% और 50% है, और दूसरे विद्यार्थी के प्राप्तांक 50%, देन 60%, देन 70% है, तो औसत प्राप्तांक तो दोनों के बराबर आ रहे हैं, लेकिन जो है पहले की तुलना में दूसरा विद्यार्थी ज़्यादा ठीक है क्योंकि वो प्रोग्रेसिव है। तो इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि केवल औसत के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो भ्रामक हो सकते हैं। सांख्यिकीय नियम केवल औसत रूप से लागू होते हैं और दीर्घकाल के लिए सत्य होते हैं। स्टैटिस्टिकल लॉज आर ट्रू इन द लॉन्ग टर्म एंड ऑन एन एवरेज बेसिस। तो अगर यह कहा जाए कि 100 बार अगर कोई सिक्का उछालेंगे तो 60 बार चित और 40 बार पट आने की जब आएंगे, जबकि संभावना 50% है, संभावना 50% है, लेकिन हो सकता है 60-40 हो जाए।
तो यद्यपि यह कहना अत्यंत कठिन है कि 1000 व्यक्तियों के समूह में से कौन कौन एक निश्चित आयु तक जीवित रहेगा, फिर भी यह सरलता से बतलाया जा सकता है कि समस्त समूह में कितने उस आयु तक जीवित रहेंगे। तो इस आधार पर ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी नियम केवल औसत रूप से लागू होते हैं और दीर्घकाल के लिए सत्य होते हैं। 5वीं लिमिटेशंस देखिए, सांख्यिकीय समंकों का समान और सजातीय होना आवश्यक है। सांख्यिकीय निष्कर्षों के लिए यह जानना आवश्यक है कि जिन समंकों से ये निष्कर्ष निकाले जाएं वे समान और सजातीय हों, अर्थात एक ही गुण को प्रकट करने वाले हों। उनमें एक रूपता पाई जानी चाहिए। समंकों में प्रारंभ से अंत तक एक रूपता आवश्यक है, अन्यथा समंकों से निकाले गए निष्कर्ष जो है वो भ्रामक होंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल लें तो विद्यार्थियों की संख्या और वर्षा की मात्रा से संबंधित समंकों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है, क्योंकि ये दोनों तथ्य आपस में संबंधित नहीं है। यानी एक जो तथ्य है उसमें परिवर्तन होता है तो उसका दूसरे पर प्रभाव नहीं हो रहा है, इसलिए वो उसमें एक रूपता नहीं है। सांख्यिकी केवल साधन प्रस्तुत करती है, समस्या का समाधान नहीं। स्टैटिस्टिक्स merely provides a means by not a solution of the problem। इस सीमा के संबंध में वैसे सभी लोग सहमत नहीं हैं। अलग अलग विद्वानों ने इनकी अलग अलग तरह से व्याख्या की है, लेकिन कुल मिलाकर अपन जिनकी भी जो व्याख्या की गई है कि उसके आधार पर अगर अपन ये निष्कर्ष निकालें तो ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी के अंतर्गत पक्षपात रहित व स्वार्थहीन होकर आंकड़ों को एकत्रित करना और आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत करना ही आता है, और निष्कर्ष निकालना उसकी परिधि के बाहर होता है। सांख्यिकी के उपयोग की तुलना एक शराबी से की जा सकती है। एक शराबी बिजली के खंभे को सहारे के लिए प्रयोग करता है, न कि इसकी रोशनी का उपयोग करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही यहाँ सांख्यिकी में लागू होगा। तो सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग उसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसे सांख्यिकीय रीतियों का पूर्ण ज्ञान हो। स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय ए पर्सन हु possesses द परफेक्ट नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। क्योंकि सांख्यिकीय रीतियाँ वैज्ञानिक रीतियाँ हैं, अतः इनका प्रयोग वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनको सांख्यिकीय नियमों का पूर्ण ज्ञान हो। बिना पूर्ण जानकारी के अगर समंकों का उपयोग करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो उससे हो सकता है कि निष्कर्ष जो निकलेंगे वो गलत हो सकते हैं, भ्रामक हो सकते हैं। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में अगर सांख्यिकी रीतियाँ अत्यंत खतरनाक औजार हो सकती है। इसलिए अपन ये कहना ये सही रहेगा कि सांख्यिकी का रीतियों का उपयोग वही व्यक्ति करेगा जिनको इसकी रीतियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो इस आधार पर अपन जो ये विभिन्न सीमाएं देखी अपन ने, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अनुसंधानकर्ता को इन सीमाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए ताकि उसके द्वारा ज्ञात निष्कर्ष सत्यता के निकट संभव हो सके।